जब नेपाल में भारतीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आपस में बहुत बड़ी टक्कर हुई और सोनिया गांधी ने कहा होगा कि देखो अटल जी, हम जीत गए, और अटल जी ने कहा होगा माफ करना नेपाल, हम आपको नहीं बचा पाए। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। नमस्कार दोस्तों, भारत में सब लोग यही सोचते हैं कि नेपाल में जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो चाइना ने पैदा करवाए और नेपाल पूरा चाइना के कब्जे में चले गया है। लेकिन भारतीय लोग ये जानते ही नहीं है कि नेपाल में जो माओवादी पैदा हुए उसको भारत ने ही पैदा करवाया है अमेरिका की मदद से। अमेरिकी मदद तो बाद में आई, उसकी शुरुआत माओवादी पैदा करने में भारत का ही हाथ है। सबसे पहले तो ये जाने कि ये जो माओवादी है नेपाल में, ये असली माओवादी नहीं है। इनका नाम है केवल माओवादी, लेकिन ये माओवादी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि काम करते हैं ये पश्चिमी देशों का और नाम होता है चीन का। चीन ने इन माओवादियों को कभी सपोर्ट नहीं दिया 2015 तक। चाहे इन्होंने कितने भी चीन के चक्कर लगाए, लेकिन चीन ने कभी भी इन माओवादियों को मान्यता नहीं दी। भारतीय लोगों को सोचना चाहिए कि यदि चीन इनको सपोर्ट करता तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कभी नहीं होती। ये बात भारतीय लोग नहीं सोचते हैं। एक तरफ भारत के लोग कह रहे हैं कि नेपाल में माओवादी जो हैं, या नेपाल चाइना के पक्ष में चले गया और नेपाल में कम्युनिस्ट की तरह राज हो गया, ऐसा भारतीय लोग कहते हैं। लेकिन भारतीय लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यदि नेपाल में थोड़ा भी चीन का असर होता तो नेपाल एक कम्युनिस्ट देश होता, ना कि लोकतांत्रिक देश होता। कम्युनिस्ट नेपाल की सत्ता को कब्जा कर चुके होते। ये बात भारतीय लोग नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो इस बारे में जानते ही नहीं है। आप केवल ये समझें कि नेपाल में जो माओवादी हैं उनको चाइना का कभी सपोर्ट नहीं था और न ही उनको चाइना ने पैदा किया। चाइना तो खुद लोकतांत्रिक सरकार का विरोधी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी है। तो वो कैसे इन माओवादियों को पैदा करता जो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की है। इसका मतलब कि चाइना ने जिन माओवादियों को पैदा किया, वही माओवादी चाइना के विरोध में नेपाल में लोकतंत्र की व्यवस्था कर दिए। ऐसा नहीं हो सकता है। वो लोग केवल नाम के लिए माओवादी हैं, काम के लिए नहीं। काम वही होता है जो पश्चिमी देश अमेरिका चाहते हैं। तो हुआ क्या कि 1985 में सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं घुसने दिया। इससे राजीव गांधी काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत भारत आके ब्लॉकेट लगा दिया। नेपाल को सामान की जो आपूर्ति होती थी वो बंद कर दी कुछ समय के लिए। अब राजीव गांधी की गलती देखिए, अपने स्वार्थों के लिए, अपनी जलन जिद्द के लिए उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया और उस ब्लॉकेट के बाद ही नेपाली जनता थोड़ा थोड़ा भारत विरोधी होने लग गई। इसके बाद भारत की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है रा, उसके साथ मिलके एक प्लान बनाया, एक नेपाल में मिशन चलाया, जिसका लक्ष्य था कि नेपाल से कैसे भी राजशाही को हटाना है और नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करनी है। ये बातें 100% बिल्कुल करेक्ट, सही हैं। आप भारतीय इंटेलिजेंट एजेंसी रा के द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो राजीव गांधी के नेतृत्व में रा ने नेपाल में मिशन चलाया राजशाही को खत्म करने का और लोकतांत्रिक व्यवस्था नेपाल में लगाने का। इसके तहत हजारों माओवादी नेपाल में पैदा कर दिए गए और कहा जाता है कि भारत के उत्तराखंड या बंगाल राज्यों में इनको ट्रेनिंग दे दी गई। ठीक उसके बाद 1992 में राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है और ये जो मिशन था रा का, ये स्लो हो जाता है, धीरे हो जाता है। लेकिन 1997 में इसको अमेरिका से पूरी पावर मिल जाती है माओवादियों को और ये मिशन फिर तेजी से चालू हो जाता है। अमेरिका भारतीय कांग्रेस की सहायता से ये मिशन चलवा रही थी नेपाल में, लेकिन अचानक भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है और उन्होंने भारत में धरपकड़ चालू कर दी। जो माओवादियों को ट्रेनिंग हो रही थी उनको जेलों में डालना चालू कर दिया। आपको याद होगा 1998 में 97 में काफ़ी माओवादी लोग गिरफ्तार किए गए थे, तो ये इसी स्कीम के तहत थे।
अटल बिहारी वाजपेयी नेपाल में राजा के समर्थक थे। वो नहीं चाहते थे कि नेपाल लोकतांत्रिक देश बने, लेकिन भारतीय कांग्रेस चाहती थी कि नेपाल लोकतांत्रिक देश बने। इसलिए भारतीय कांग्रेस हमेशा अमेरिका को सपोर्ट करती ही रही और अटल बिहारी वाजपेयी राजा को हथियार देते ही रहे। फिर अमेरिका ने एक बार नेपाल के राजा वीरेंद्र से हथियारों का एक सौदा करना चाहा, राइफलों का, लेकिन राजा वीरेंद्र को भारत से सहायता, अटल बिहारी वाजपेयी से सहायता मिल रही थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इसके तुरंत बाद नेपाल में राज दरबार नरसंहार हो जाता है, पूरी राजा की फैमिली की मृत्यु हो जाती है। ये कैसे हुई ये तो शायद आप जानते ही होंगे। और तब आए राजा ज्ञानेंद्र। राजा ज्ञानेंद्र के ऊपर भी इतना प्रेशर डाला गया भारतीय कांग्रेस और अमेरिका द्वारा कि उनको कई हजार राइफलों का सौदा अमेरिका से करना पड़ता है। इधर अमेरिका माओवादियों को भी हथियार दे रहा था और इधर राजा को भी हथियार बेच रहा था, यानी दोनों तरफ अमेरिका ही चैलेंज चल रहा था। इसमें भारतीय कांग्रेस पूरी सहायता कर रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी नेपाल को बचाना चाहते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, परमाणु परीक्षण कर लिया। इस बात से अमेरिका और नाराज हो गया और वो अटल बिहारी वाजपेयी को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान द्वारा भारत पे हमला करवा देता है। कारगिल वार चालू हो जाती है। एक काठमांडू से विमान अपहरण भी हो जाता है। तो ये एक भारत या अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उनकी सरकार को गिराने के लिए अमेरिका और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी काफ़ी मजबूर हो गए और नेपाल को उतनी मदद नहीं कर पाए या नेपाल को नहीं बचा पाए या नेपाल से माओवादियों का सफाया नहीं कर पाए, क्योंकि भारतीय कांग्रेस और अमेरिका से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था। ये कभी मत सोचना कि उनको चाइना सपोर्ट कर रहा था। चाइना उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि चाइना नेपाल में राजा को ही चाहता था, लोकतांत्रिक सरकार को नहीं चाहता था, क्योंकि चाइना लोकतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और जैसे 2005 आता है तो भारतीय कांग्रेस नेपाल के राजा को जो अटल बिहारी वाजपेयी सहायता देते थे हथियारों से, भारतीय कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जो सहायता देते थे हथियारों से, उस सहायता को रोक देती है और नेपाल के राजा को कोई हथियार नहीं देती है, बैन लगा देती है भारतीय कांग्रेस। तो सोचिए उस समय विश्व का एकमात्र हिंदू राजा अकेले कम्युनिस्टों से लड़ रहा था और उसके सपोर्ट में भारत का कोई भी हिंदू नहीं था, क्योंकि भारत में गलत समाचार फैलाए गए थे कि नेपाल में चीन ने माओवादी पैदा कर दिए, नेपाल चीन के पक्ष में चले गया। ये भारतीय मीडिया ने फैला दिया था, जिससे भारतीयों को लगा कि नेपाल अब चीन के पक्ष में जा रहा है। इसलिए भारतीय हिंदुओं ने मदद नहीं की नेपाल की या राजा की, क्योंकि भारतीय हिंदुओं को वहाँ का गेम समझ में नहीं आ रहा था। भारतीय हिंदू ये नहीं जान पा रहे थे कि नेपाल में जो चल रहा है उसमें भारत सरकार यानी कांग्रेस सरकार और अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। भारतीय लोग जानते थे कि नेपाल में जो चल रहा है उसमें चाइना का हाथ है और नेपाल भारत विरोधी हो गया है। तो जो भारतीय सोचते हैं कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी चाइना ने बनाई, वो 100% गलत सोचते हैं। नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी भारत द्वारा पैदा कर दी गई है या राजीव गांधी द्वारा पैदा कर दी गई थी। हो सकता है भारत के लोग इस पे भरोसा ना करें, लेकिन यही सच है, 100% सच है कि 1998, 97, 99 के दौरान भारतीय कांग्रेस और बीजेपी में नेपाल को लेकर बहुत बड़ा टकराव हो गया था। हो सकता है कि आप हमें भारत विरोधी कहें, हम भारत विरोधी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम अखंड भारत के पक्षधर लोग हैं और भारतीय जनता को जागरूक करना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं कि असल में देश में चल क्या रहा है। जो मीडिया फैला रही है, समाचारें दे रही है, वो सच है कि नहीं है। आंख बंद करके समाचारों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई कुछ और होती है और दिखता कुछ और है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो होती है, उसमें जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए और वहाँ के
प्रधानमंत्री से गले मिल रहे हैं, तो भारतीय लोग खुश हो रहे हैं कि देखो दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है। लेकिन भारतीय लोग ये नहीं जानते कि प्रधानमंत्री मोदी जब इजराइल गए तो इजराइल जो भारत पे दबाव बना रहा था उस प्रेशर को कम करने के लिए गए। इजराइल हमेशा अमेरिका के कहने पे भारत पे दबाव बनाता है। हाँ, ये सच है कि इजराइल भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। उसके कई कारण हैं, ठीक है, क्योंकि इजरायलियों को, यहूदियों को भारत में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। लेकिन इजराइल की भी मजबूरी है कि वो अमेरिका की बातें उसे माननी ही पड़ेगी। यदि वो अमेरिका की बातें नहीं मानता है तो सारे मुस्लिम कंट्री खा जाएंगे इजराइल को। तो सच को जाने, सच को समझें। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर देश की राजनीति हम आपको धीरे धीरे बताना चालू करेंगे, किस देश में क्या हो रहा है। धन्यवाद।